जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आगामी रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, तो पिछले वर्ष जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए थे उनमें से मैंने 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ और आगामी पेपर में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है। मतलब 7 का अंकित मान और स्थानीय मान, ठीक है, योग की गणना करना है। तो अंकित मान जो होता है वो संख्या का स्वयं होता है। जैसे 6 के अंकित मान की बात करें तो 6 होगा। 5 का अंकित मान जो होगा वो 5 होगा। 4 का 4 होगा। मतलब अंकित मान स्वयं संख्या होती है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? जैसे 6 का स्थानीय मान 6 होगा। 5 का स्थानीय मान जो होगा वो इकाई ढाई, मतलब 50 ढाई स्थान पर है तो 50 मतलब 50 होगा। 4 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा? 4। 4 के आगे कितनी संख्या है? 2, 2 जीरो लगा देंगे तो इकाई ढाई सैकड़ा 400 स्थानीय मान होगा 4 का। ठीक है, तो हमें 7 का निकालना है। तो 7 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आप लगा देंगे। 1 2 3 4 5, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7 लाख। ठीक है, और 7 का अंकित मान 7 ही होगा। ठीक है, 7 क्या करना है? योग यानी जोड़ देना है। तो इसको आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7, 4 बार 0 और 7, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 7 लाख 7। इसका मतलब अंकित मान और स्थानीय मान की योग आ जाएगा 7 लाख 7। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? अपना डी वाला। कर सकते हो आप, आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला दूसरा सवाल है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? मतलब चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्यूबा में गन्ना सबसे ज्यादा होता है। तो जिस देश में गन्ना ज्यादा होगा तो गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल, यानी ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला चौथा सवाल है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो राइडर कप है वो कौन से खेल में दिया जाता है? पोलो में राइडर कप नहीं दिया जाता। क्रिकेट में भी हमने राइडर कप नाम का कोई कप नहीं सुना। ठीक है, हॉकी में भी इस तरह का कोई कप नहीं दिया जाता। तो गोल्फ एक ऐसा खेल होता है जिसमें हम राइडर कप को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंपल है, आप वीडियो पूरा देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल आने वाले हैं। तो अगला पांचवा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पांचवा, भारतीय इतिहास में माता बसंत उपनाम से लोकप्रिय कौन रही हैं? मतलब आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि माता बसंत नाम से कौन यहाँ पर प्रसिद्ध या लोकप्रिय रही हैं। तो इनमें चारों में से आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, जो भारत में रहती थी, इनको अम्मा नाम बेहद पसंद था। भारत से इन्होंने प्रेम किया। वो जिस तरह से भारत में रहती थी, यहाँ के लोगों की सेवा में जुटी रहती थी, इसलिए भारतवासियों ने इन्हें माँ बसंत कहना शुरू किया। तभी से इनका नाम पड़ गया माता बसंत। ठीक है, तो माता बसंत नाम से पॉपुलर कौन रहा है? एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन सी। सिंपल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है छठवा, 2, 6, 18, 54 के बाद में क्वेश्चन मार्क है, मतलब आपको पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 2 के बाद 6 आया है, मतलब यहाँ 2 में इंटू 3 करके 6 आया है। ठीक है, 6 के बाद 18 है, मतलब इंटू 3। 18 के बाद यहाँ पर 54 संख्या आई है, मतलब इंटू 3। 54 के बाद आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटू 3। मतलब इसमें एक अंक के बाद दूसरा जो अंक आया है वो इंटू 3 करके आया है, मतलब 3 का गुणा करके अगली संख्या आई है। तो 54 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 की 2 हासिल के 1, 3 पंजे 15, 1 16, कितना आ गया? 162। कितना? 162। 54 का 3 बार हमने इंटू कर दिया, 162। 162 अपना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सातवां, फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक जो पुस्तक है, इसका सही ऑप्शन होगा बी, आग सान सू की एक रचना है, निबंध है। इसमें जो म्यांमार देश है उसकी महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई गई है उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका जो लेखक हैं इस पुस्तक के, वो आग सान सू की है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आठवां, रेणु से आयु में सती बड़ी है, रेणु से आयु में गीता छोटी है,
सती से आयु में प्रिया बड़ी है, इन सभी में आयु में सबसे बड़ी कौन है। तो इस तरह के सवालों को आपको स्टार्टिंग से पढ़ते जाना है और जैसा वो कहे वैसा हमें करते जाना है। जैसे रेणु से आयु में सती बड़ी है, ठीक है, मतलब रेणु से बड़ी कौन है, सती। तो सती के लिए मैंने एक लाइन खींची, ये हो गई सती एस, ठीक है। किससे बड़ी है, रेणु से आयु में सती बड़ी है। सती किससे बड़ी है, रेणु से, तो रेणु का हो गया आर, ठीक है। रेणु से आयु में गीता छोटी है, मतलब गीता रेणु से भी छोटी है, तो जो गीता की लाइन हो गई साहब और छोटी, ठीक है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है, सती मतलब एस, तो सती से बड़ी कौन है, प्रिया, तो प्रिया के लिए आपको और बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, मतलब पी, ठीक है। इन सभी में आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो किसकी लाइन आपको सबसे बड़ी दिख रही है, पी यानी प्रिया, ठीक है। तो प्रिया ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन ए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस तरह के सवालों को आप लाइन खींच के कर सकते हो, सिंपल सा है। अगला नवा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नवा, यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे MARCH, एम का नंबर कितना होता है 13, ए का 1, आर का 18, सी का 3, एच का होता है 8, ठीक है। तो मार्च को क्या लिखा है इसने, PXUZK। पी का नंबर 16 होता है, एक्स का नंबर होता है 24, ठीक है, यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26, ठीक है, के का नंबर 11। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर 13 है एम, तो इधर पी आ गया, तो इसमें +3 यहाँ पर पहली संख्या में इसने जोड़ा है, ठीक है। दूसरा 1 है, तो 1 इधर 24 है, तो -3 कर दिया, 1 जे गया, 2 और चले गए, तो 26 में से 2 जाएंगे 24, यहाँ पर 18, इधर 21, तो यहाँ +3 हुआ है, ठीक है। इधर 3 है, इधर 26, तो -3, ठीक है। 8 इधर 11, तो +3, मतलब +3 -3 +3 -3 +3 +3 प्लस और -3, इस तरह का एक क्रम बन गया, एक सीरीज बन गई, ठीक है। तो अप्रैल में भी हमें इसी तरह से करना है। जैसे ए है तो +3 कर देंगे, पी में -3 कर देंगे, ठीक है, आर में +3, आई में -3, एल में +3। चलिए हम करके बताते हैं। स्टार्टिंग आपको +3 से करना है। जैसे अप्रैल है APRIL, ठीक है। ए का नंबर 1, पी का 16, आर 18, आई 9, एल 12। क्या करना है, +3 -3 +3 -3 +3। क्या करोगे आप, जोड़ दोगे तो 3 और 1 4, 16 में से 3 गए तो 13, 18 और 3 होते हैं 21, 9 में से 3 जाएंगे 6, 12 और 3 15, ठीक है। कॉमा लगा दो तो संख्या आपको अलग अलग दिखने लगेगी। पहला नंबर किसका है, डी का, मतलब 4 पे आता है डी। 13वें नंबर पे होता है एम, 21 नंबर यू का होता है, 6वां नंबर एफ का, 15वां नंबर होता है ओ का। तो DMUFO क्या निकल के आया, DMUFO। तो आपको कहीं दिख रहा है DMUFO, ऑप्शन ए DMUFO FO, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है। कर सकते हो, कुछ नहीं किया, आपको नंबरिंग कर लेना है और देखना है प्लस माइनस क्या किया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 10वां। अगला सवाल देखते हैं 10वां। दो भाइयों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 1:2 है तथा 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का क्या अनुपात होगा। मतलब दो भाई हैं, उनकी जो वर्तमान आयु है, मतलब जो एज है, एज मतलब आयु, उसका अनुपात कितना है, 1:2 है, ठीक है। जैसे 1 है तो मैं 1 में ×5 कर दूं, ठीक है। तो इधर 2 में भी आपको ×5 करना पड़ेगा, मतलब आपको दोनों तरफ इधर 5 का गुणा तो इधर भी 5 का। तो छोटे वाले की जैसे 5 आई तो बड़े की कितनी आएगी 10, माना छोटे वाले की कितनी है 5 साल, बड़े वाले की 10 साल, ठीक है। तो ये वर्तमान आयु है, कह रहा है ना वर्तमान आयु। अब उसने कहा है 5 वर्ष बाद, तो जैसे छोटे वाला अभी 5 साल का है तो 5 वर्ष बाद वो 10 साल का होगा, मतलब 5 में आप 5 जोड़ दोगे तो जैसे 5 + 5, ठीक है। ऐसे इधर करोगे आप 10 + 5 तो कितना आ जाएगा 10:15, ठीक है। इसको आप काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 × 15, 5 से कट जाएगा, दोनों कट सकते हैं अनुपात में इस तरह से। तो अनुपात क्या निकल के आया 2:3, 2:3। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 2:3, ऑप्शन बी। सिंपल है, आप कर सकते हो, सरल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 893 को 782 तथा 555 को 444 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 284 को क्या लिखा जाएगा। मतलब 893 को इसने 782 लिखा है, 782, ठीक है।
555 को इसने 444 लिखा गया है, ठीक है। तो इधर 8 है, इधर 7 है, मतलब -1, इधर 9, इधर 8, -1, 3, इधर 2, -1, ठीक है। मतलब इसने संख्या में से एक को माइनस करके लिख दिया है, 8 का 7, 9 में से 8, इधर 2। ऐसे ही यहाँ पर इसने -1 किया है, जैसे 5 में से -1 करोगे 4, 4, 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 284 में से 2 में से -1, -1, -1, मतलब इधर 284 है तो -1, -1, -1, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, कितना निकल के आया आंसर, 173। 173 मतलब ऑप्शन सी 173 राइट आंसर होगा। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12वां, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा हमें ज्ञात करना है। तो इधर 1 जीरो ज़्यादा है, इसको 2004 आप कर लो, ठीक है। एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है, जैसे कोई भी वर्ष हो, साधारण वर्ष, मैं लीप वर्ष की बात नहीं करूँगा, तो उस वर्ष की 1 तारीख मतलब 1 जनवरी को अगर रविवार है, ठीक है, साधारण वर्ष की बात हो रही है, 1 जनवरी को रविवार है, तो उसी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा दिसंबर, 31 दिसंबर, तो उस दिन भी क्या होगा, सेम डे होगा, मतलब रविवार ही होगा। क्यों होगा, जैसे टोटल अगर कोई वर्ष है तो उसमें दिन होते हैं 365, कितने, 365, ठीक है। तो 365 में से 1 जनवरी को रविवार है, मतलब पहला दिन कम हो गया, तो अब दिन बचे 364। 364 को आप 7 से भाग दोगे तो 7 पंजे 35, एक बचेगा, 7 दूनी 14, तो शेष क्या बचा, 0, मतलब सेम वही दिन रहेगा। 1 जनवरी को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार रहेगा, आप मोबाइल में देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप चेंज करोगे, जैसे 31 दिसंबर को रविवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी की 2003 की बात चल रही है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, मतलब 31 दिसंबर को रविवार है तो अगला दिन क्या होगा, सोमवार, अगला दिन क्या होगा, सोमवार। यहाँ पर क्या दिया है, 1 जनवरी 2003 को क्या है, बुधवार, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, बुधवार के अगला दिन क्या होगा, बुध के बाद में गुरुवार आता है, क्या होगा, गुरुवार। जैसे 1 जनवरी को 2003 को यहाँ पर दे रहा है बुधवार, ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 को बुध से अगला दिन क्या होगा, गुरुवार, तो अगला दिन होगा गुरुवार, मतलब ऑप्शन सी गुरुवार, ठीक है। समझ में आ गया। जब कैलेंडर हम पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला 13वां सवाल है, अल्फा अल्फा किस एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है, मतलब अल्फा अल्फा किसको बोलते हैं। तो अल्फा अल्फा एक वनस्पति होती है, एक घास होती है, जो कि एक मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक बहुत सी चीज़ों में यूज़ करी जाती है। तो अल्फा अल्फा आपको याद करना है क्या होता है, घास होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, अल्फा अल्फा एक घास होती है। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 14वां, यदि न्यूज़ को WENS लिखा जाता है तो कोड भाषा में मैट को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्यूज़, NEWS, इसको क्या लिखा है इसने, WENS, ठीक है। तो इसने यहाँ से एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया है, WEN, तो W फिर E फिर N, उसके बाद में अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिया है। जैसे मैं मैट को करके बताता हूँ, MATE, तो क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट को छोड़ देंगे और 3 जो अल्फ़ाबेट हैं, तो जो लास्ट का अल्फ़ाबेट है उसको आगे TAM, ठीक है, फिर हमने जो छोड़ा था उसको लिखेंगे E, TAME। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए TAME राइट होगा। सिंपल था, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला 15वां सवाल है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत कितनी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, जो अपना रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है ब्लड कोशिकाएं, मतलब ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल। दूसरा होता है प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा। तो कोशिकाओं को अगर रक्त में से हटा दें तो जो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, जो शेष पार्ट बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा में जो पानी होता है उसकी मात्रा होती है 90 से 92% मात्रा होती है। तो इसमें अपना राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 90 से 92%, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट भी करना। और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो ग्रुप डी के पिछले पेपर हुए थे उनमें से मैंने इनको सेलेक्ट किया है। आगामी पेपर में भी इस तरह के सवाल आने की संभावना है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं 16वां। अगला क्वेश्चन है 16वां, ये भी साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा 10th में
कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, पावर प्लांट किसको कहा जाता है, तो कोशिका में एक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नामक पाया जाता है, इसको कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी पाया जाता है। जो एटीपी जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। वो एटीपी क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिससे क्या है मतलब एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज जब टूटता है तब एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है, एटीपी की सहायता से एनर्जी निकलती है, मतलब पावर निकलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, सिंपल था। अगला 17वां सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17वां, किसी वस्तु को ₹72 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। मतलब कोई वस्तु है उसको हम ₹72 में बेच देते हैं, हमें 10% का लॉस हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम ₹72 की बेचते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, इसका मतलब वो हमने महंगी खरीदी होगी। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ ₹80 की खरीदी, मैंने उसको 72 में बेच दिया, तभी तो हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में उसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि हमें क्रय मूल्य बोलते हैं मतलब वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। माना उसका क्रय मूल्य x है, आप कुछ भी मान सकते हो x, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। इसको 10% घाटे पे बेचा, मतलब 10% हानि होती है, तो इस वस्तु को हमने 10% घाटे बेचा, मतलब 90% पैसों में हमने इसको बेच दिया, ठीक है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने इसको 10% घाटे में बेचा, तब मैंने ये चीज़ ₹72 में बेच दी। मेरे पास एक्स मतलब कोई चीज़ थी जो हमने एक्स रुपए की खरीदी थी, 10% घाटे में मैंने इसको बेचा, मतलब ₹72 में मैंने इसको बेच दिया। कह रहा है ना ₹72 में बेचा, 10% घाटे पे कोई किसी वस्तु को, तो कोई वस्तु थी 10% घाटे पे 72 में बेच दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, तो x इंटू 90/100 बराबर 72, ठीक है। 100 एक जीरो से जीरो काट लो, 10 कैंची गुणा से इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 72, 10 उधर जाएगा तो जीरो इधर बढ़ जाएगा, 9 नीचे जाएगा इधर कैंची गुणा से, तो 9 से 72 को आप काट दोगे 8 बार, तो x बराबर आ जाएगा 80। कितना आ गया 80, मतलब x का बराबर मान कितना आ गया 80, मतलब वह वस्तु हमने 80 रुपए की खरीदी थी, ठीक है। 80 रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी, उसको 72 रुपए में बेचते हैं तो हमें 10% की हानि हो जाती है, मतलब हमने 80 रुपए की खरीदी थी। अब हमें क्या करना है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 80, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर कितना निकल के आ गया 80, ठीक है। अब हमें 5% लाभ प्राप्त करना है, तो इसको कितने की बेचना पड़ेगा, 105%, ठीक है। हर चीज 100 होती है, ठीक है, तो 5% लाभ मतलब 105%। इधर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से जीरो काट लो, ठीक है, 2 चौक 8, इधर 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 इंटू 4, तो x बराबर कितना आ गया, इधर बचा 4 इंटू का साइन इधर 21, 21 चौक 84, x बराबर आ जाएगा 84 यानी 84 आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को 84 रुपये में बेचना पड़ेगा, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 18वां, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 प्राप्त होता है, प्राप्त संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कोई संख्या है, उसको 899 से हमें विभाजित करना है, माना वह संख्या x है, कितने से विभाजित का मतलब होता है भाग देना, काटना। 899 से हमने भाग दिया तो शेषफल 65, शेषफल हमें पता है नीचे जो बचता है उसको शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसको भाजक बोलते हैं जिससे भाग दिया जाता है, इधर बचता है भागफल, बीच वाला जो होता है वो भाज्य होता है, नीचे जो बचता है उसको शेष बोलते हैं। छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, तो माना हमने एक बार भाग दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों का मैं इंटू कर दूं, भाजक और भागफल का इंटू कर दूं और शेष को जोड़ दूं तो बीच वाली संख्या आ जाती है, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 899 इंटू 1, 899 इंटू 1, ठीक है, और 65 नीचे वाली संख्या को जोड़ दूं, ठीक है, तो x मतलब भाज्य आ जाएगा। x बराबर क्या होगा, इंटू करोगे 999 का 1 में तो इतना ही आएगा, जोड़ दोगे तो 9 5 14, 9 6 15 1 16, ठीक है, 8 और 1 9, कितना आ गया 964। x बराबर कितना आ गया 964,
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। और ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं, उनमें से बड़ी मेहनत करके मैंने इनको सिलेक्ट किया है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो एक्स का मान कितना निकल के आया, 964। इस संख्या को 31 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 31 से आप इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, कितना बचेगा 3, इधर 4। अब कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 31, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 3 गए तो इधर 0, ठीक है 0। तो शेष कितना बचा, 3। ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए 3, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल था, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 19वां। अगला सवाल देखते हैं 19वां। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत समूह के स्थान पर कौन सा समूह आएगा। आपको इस तरह से एक श्रृंखला दी हुई है, इनमें से एक समूह गलत है, आपको पता करना है कौन सा समूह गलत है। तो जैसे हम यहाँ नंबरिंग करेंगे, जैसे ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3, ई का नंबर 5 होता है, जी का नंबर 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है, इधर भी +2 हुआ है, ठीक है, इधर भी +2 हुआ है, ठीक है, मतलब सभी संख्याओं में 2 हुआ है। अब 12 देखते हैं तो इधर 18 है तो +6 यहाँ पर हुआ है, +6। 18 में 24 जोड़े, 18 इधर 24, तो यहाँ भी +6, 6 जोड़ने के बाद 24 आ जाएगा। 24 के यहाँ पर 27 मतलब +3। तो 6 का क्रम चला, लेकिन यहाँ पर क्या आया, +3। तो एक तो यहाँ 27 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए 30, ठीक है। अगला अंक देख लेते हैं, जैसे के, इधर 9, के का नंबर 11 होता है, आई का 9 तो -2, इधर 7 आ गया तो -2, इधर 5 आ गया -2। मतलब अल्फ़ाबेट तो बिल्कुल सही है क्रम से, लेकिन यहाँ पर जो 27 है वो गलत है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा समूह गलत है, G27E। G27E आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी आएगा G27E। इधर मतलब स्थान पर कौन सा समूह आएगा, तो समूह आना चाहिए G30E। 27 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 30। क्यों आना चाहिए, क्योंकि +6 हो रहा है, तो 26 में भी आप +6 करोगे तो मतलब 24 में +6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो G30E आएगा। सिंपल है, आप कर सकते हो, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 20वां। अगला सवाल है 20वां। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व डाक जो दिवस है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। विश्व डाक दिवस, विश्व वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 21वां। अगला 21वां सवाल है, यदि किसी कोड भाषा में 3 4 5 6 बराबर ROPE है और 1 5 5 2 6 बराबर एप्पल है, तो 5 4 6 1 3 क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर 3 है, इधर R है, तो R का नंबर जो होता है वो 18 होता है, इधर है 3, 3 के मतलब R के लिए यहाँ पर अंक लिया है तीसरा। वैसे R कौन से नंबर पे आता है, 18वें पे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग नहीं हुई है, केवल अल्फ़ाबेट के लिए यहाँ पर जो मैथ के अंक होते हैं अंकों को लिया गया है। जैसे R के लिए यहाँ पर अंक लिया है इन्होंने तीसरा, R बराबर क्या लिया है, तीसरा, ठीक है। O के लिए लिया है 4, O के लिए क्या लिया है, 4, या कहें 4 के लिए इनने O लिया है, ठीक है। P के लिए 5, P बराबर 5, ठीक है। इधर E के लिए लिया है 6, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। इधर A के लिए इनने लिया है 1, ठीक है, इधर ले लेते हैं। A के लिए इनने लिया है 1, P के लिए क्या लिया है 5, तो P के लिए यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। L के लिए 2 को लिया है यहाँ पर, L के लिए इनने लिया है 2 को, ठीक है। E के लिए इनने 6 लिया है। अब हमारे पास संख्या है तो हम देखते हैं, जैसे 5 है तो 5 के लिए क्या अल्फ़ाबेट आएगा, P, तो 5 के लिए आएगा P, ठीक है। 4 के लिए क्या आएगा, 4 के बराबर में है O, तो 4 के लिए O। 6 के बराबर में क्या है, E, तो इधर आ जाएगा E, ठीक है। 1 के बराबर में A है तो इधर आ गया A, ठीक है। 3 के बराबर में क्या है, 3 इधर है R, तो इधर आ जाएगा R। तो POEAR, POEAR आपको दिख रहा है, ऑप्शन तीसरा सी, POEAR, सी पे आप टिक कर लो, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 22वां। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से जो विषम है उसको आपको चुनना है। जैसे लाल मेन रंग होता है, जो मेन जो रंग होते हैं उनमें लाल रंग होता है, हरा होता है, पीला होता है, ठीक है। इनको आपस में मिला के और जो रंग मिलते हैं उन्हीं में होता है भूरा। भूरा एक मेन रंग नहीं होता, मेन रंग होता है लाल, हरा, पीला, काला, लाल, ऐसे करके रंग होते हैं। तो इनमें जो विषम है वो ऑप्शन बी भूरा होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन बी भूरा। तो भूरा पे आप राइट आंसर लगा सकते हो। अगला 23वां सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है 30वां, किडनी स्टोन यानी पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। किडनी में जो स्टोन बनता है, जो पथरी बनती है, वो किसकी बनी होती है। 4 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की नहीं बनी होती। दूसरा होता है कैल्शियम एसीटेट, भी उसमें नहीं होता, कैल्शियम क्लोराइड भी उसमें नहीं पाया जाता। पथरी जो बनी होती है, स्टोन जो बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इसको ऑप्शन डी आप कर लें, गलती से ऑप्शन सी हो गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। आप याद करिए, याद रखिए, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है जो किडनी स्टोन, जो पथरी होती है वो। ठीक है, सिंपल था। अगला 24वां सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 24वां, निम्नलिखित में से किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन बी। क्योंकि जो शुक्र होता है उसको सुबह और शाम, मतलब भोर के समय और सांझ के समय, दोनों समय आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इसको भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कर सकते हो। अगला सवाल 25वां देखते हैं। अगला सवाल है 25वां, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। मतलब कितने प्रतिशत जमीन पर, भूभाग पर वन या जंगल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 24.39%। मतलब भारत भूभाग पर 24% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। 24.25 हो सकता है, मतलब 24% से ज़्यादा जनसंख्या होनी, मतलब होना चाहिए परसेंट में मान उसका। तो ऑप्शन ए आपका सही हो, 24.39%। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 26वां। अगला सवाल है 26वां, अग्नाशय कौन सा रस स्रावित करता है। तो साइंस का सवाल है, पाचन तंत्र से संबंधित जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसको इंग्लिश में पेंक्रियाज भी बोलते हैं, उससे कौन सा रस स्रावित होता है। तो नंबर 1 है इंसुलिन। तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय में जो बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा सेल पाई जाती हैं, उनसे इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। शुगर को क्या करता है, कंट्रोल। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला ऑप्शन देखें, जैसे ऑप्शन बी पित्त। तो पित्त रस होता है वो गाल ब्लैडर जो होता है उससे स्रावित होता है, गाल ब्लैडर से। ठीक है, तो ये अग्ना से स्रावित नहीं करता। जठर रस जो होता है वो लिवर से स्रावित होता है, जो लिवर होता है उससे जठर रस स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए इंसुलिन आपका बिल्कुल सही होगा, आप इस पर राइट कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 27वां। अगला सवाल है 27वां, यदि 4 × 3 = 14, 5 × 4 = 18, 6 × 5 = 22 हो तो 7 × 6 का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 4 का 3 में गुणा करके 14 आया है। 4 × 3 = 14, मतलब 4 और 3 का इंटू करेंगे तो 12 होगा। तो इसमें क्या किया है इसने, 4 और 3 को जोड़ दिया है, 7 2 का इंटू कर दिया है तो 14 आ गया है। जैसे यहाँ पर 5 4 है तो 5 4 को मैं जोड़ दूँ तो 9 आ जाएगा, और 2 का इंटू कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसने यहाँ पे किया है, 6 और 5 को जोड़ दिया है 11, 11 में 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26। 26 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी 26, सिंपल है, कर सकते हो आप। अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर देना। और जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, जो पिछले ग्रुप डी में आए थे बहुत सारे पेपरों में, उनसे मैंने सिलेक्ट किए हैं बड़ी मेहनत से। इनमें से कई सवाल आपके आगामी पेपर में आ सकते हैं, तो पूरा वीडियो को देखना, उन सवालों को आप कई बार कर करके देखना, इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 28वां। अगला सवाल है 28, यदि अक्षरों AGAV और U से किसी फल का नाम बनाया जा सकता है तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। AGAVU। ठीक है, तो इन अल्फ़ाबेट का यूज़ करके आपको किसी फल का नाम बताना है। तो एक गुआवा फल होता है, GUAVA, गुआवा। गुआवा माने क्या होता है, अमरूद। क्या होता है, अमरूद, अमरूद। ठीक है, गुआवा। तो फल का नाम हमने क्या बनाया, गुआवा। तो गुआवा का अंतिम अक्षर क्या है, ए। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा, तो क्या होगा, अंतिम अक्षर होगा ए। ये ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फल का आपको नाम बताना था, हमने बता दिया गुआवा, उसका अंतिम अक्षर होगा ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 29वां, रीता एक बिंदु से उत्तर की ओर 35 किलोमीटर चली और फिर बाएं घूमी और 20 किलोमीटर चली,
द्वारा बाएं घूमी, 35 किलोमीटर चली, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में खड़ी है। अगर दिशा से संबंधित सवाल आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशा का डायग्राम बना लेना है। तो दिशा का डायग्राम कैसे बनाते हैं, पेपर पर जो दिशा होती है वो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाईं तरफ होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, इस तरह से आप बना लोगे। अब क्या करना है, एक बिंदु से उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ से चली ऊपरी तरफ, इधर कितना चली, 35 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगी, वो बाएं घूमेगी, मतलब जो अपना बायां होगा वो उसका भी बायां होगा। कुछ नहीं करना, खुद अपना मतलब अनुभव करना है, खुद को ही चलाना है। तो आप बाएं इधर चलोगे, कितना चलना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दोबारा बाएं घूमी, इधर 35 किलोमीटर फिर चली। ठीक है, कितना चली, 35। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में, शुरुआती बिंदु यहाँ है। ठीक है, किधर है वो, इधर। ठीक है, तो कौन सी दिशा में है, पश्चिम में। शुरुआती बिंदु यहाँ पर है, मतलब इधर पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है वो, तो अभी वो पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिम आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पश्चिम। मतलब यहाँ से पूछ रहा है किधर है, तो पश्चिम दिशा में। अगर वो पूछता कि वो किस दिशा में चल रही है, तो वो दक्षिण दिशा में जाती है, इधर दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में। इधर से देखेंगे तो इधर से दिशा होगी पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, सिंपल था, कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 30वां। तीन संख्याओं का औसत 35 है, उनमें से बड़ी संख्या 195 है, शेष दोनों का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तीन संख्याएं हैं, ठीक है, औसत 35 है। तो तीन संख्याओं को मैं औसत में गुणा कर दूं तो योग निकल के आता है, योग मतलब कुल निकल के आ जाएगा कि कुल कितना है, इंटू करोगे तो 3 15, 9 1 10 की 0, 3 और 1 4, कितना आ गया, 405। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या 195 है, तो सबसे बड़ी संख्या 195। ठीक है, शेष जो बची संख्याएं हैं वो क्या है, दोनों का अंतर 20 है। जैसे एक को मैं x मान लूँ तो दूसरी को मैं x प्लस 20 मानना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई संख्या 10 है तो अगली आपको 30 माननी पड़ेगी, तभी तो इनका अंतर करोगे तो 20 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा वो दे रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक संख्या मैंने x मानी थी, ठीक है, दूसरी संख्या x प्लस 20 मानी थी, क्योंकि अंतर 20 है। ठीक है, तीसरी संख्या वो दे रहा है सबसे बड़ी 195। ठीक है, कितनी, 195। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये संख्याओं का जो योग होगा, योग हमने पहले निकाल लिया था 405। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये 2x हो जाएगा बराबर 95। एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, नहीं तो एक और बढ़ा लो, चलो 5 9 और 2 11। ठीक है, 215 बराबर 405। ठीक है, 405 415 को उधर, मतलब 215 को उधर ले जाओगे, इसमें से घटा दोगे तो 2x बराबर 405। 215 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 215। 5 में से 5 0, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गई तो 1। तो 2x बराबर कितना आ गया, 190। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 190 बटे 2, 2 से इसको काटोगे, 2 नाम 18। ठीक है, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 95। x बराबर कितना आ गया, 95। छोटी संख्या हमने कौन सी मानी थी, x। बड़ी संख्या मतलब छोटी x मानी थी, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 20, मतलब x में x 95 आ गया, 20 आप जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 115। 20 जोड़ दोगे आप x में, 115। बड़ी संख्या दे रहा है 195। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, 95। 95 आप दिख रहा है कहीं पे, ऑप्शन बी सही होगा, 95। ठीक है, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 31वां। प्राचीन काल से संबंधित भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं, कई सारी वहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं, 400 से ज़्यादा वहाँ पर चित्रकारी है, बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन जिले में स्थित है। वहाँ पर भीमबेटका नाम से प्रसिद्ध गुफाएँ हैं, कलाकारी है, दीवारों पर चित्र बनाए हुए हैं, पहाड़ों को पत्थरों को खोद कर वहाँ पर चित्रकारी की गई है, तो उसी को हम भीमबेटका बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ऑप्शन ए आप याद रखना, भीमबेटका रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ठीक है, आप इसको कर दोगे। अगला सवाल देखते हैं 32। अगला सवाल है 32। ध्वनि की तीव्रता किसमें अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, धातु। जो धातु होती है उसमें ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि धातु में जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है,
तो जिसमें अणु पास पास होते हैं तो उनमें जो ध्वनि है वो प्रभावित भी मतलब तीव्र गति से होती है, ठीक है। जो वायु होगी तो वायु में अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जो लिक्विड होता है उसमें भी अणु दूर दूर होते हैं, ठीक है। बहुलक में भी दूर दूर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धातु मेटल। जितनी भी मेटल होती हैं उनमें ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 33वां, जो कि एवरेज जो चैप्टर है मैथ का उससे लिया गया है। 10 संख्याओं का औसत 15 है। कोई 10 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो एवरेज है, एवरेज को औसत बोलते हैं, एवरेज कितना है 15। तो संख्याओं का एवरेज में इंटू कर देते हैं तो कुल योग आ जाता है, कुल योग आ जाता है। तो 15 इंटू 10 कर देंगे तो कुल योग कितना आ जाएगा 150। कुल योग कितना आ गया 150, ठीक है। कुल योग हो गया 150। यहाँ तक हो गया सवाल। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया है। मतलब कोई संख्या 36 थी, मतलब उसको 36 पढ़ना था लेकिन 26 पढ़ लिया, मतलब 10 कम पढ़ लिया। 36 और 26 में कितना अंतर है 10 का, 10 मतलब कम पढ़ा है। इसका मतलब हमने 10 और जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो 10 और जोड़ देंगे तो कुल योग कितना हो जाएगा 160। तो 10 संख्याओं का मतलब कुल योग 160 हो गया, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं, कुल योग में से टोटल संख्याओं का भाग दे देते तो औसत निकल के आ जाता है। एवरेज कैसे निकलता है, कुल योग कितना है 160, कुल संख्या कितनी है 10, 10 से आप जैसे ही काटोगे 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 16। 16 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो सही औसत क्या होगा 16, ठीक है। 15 क्यों था, क्योंकि 26 मतलब 36 संख्या थी उसको 26 पढ़ लिया गया था, 10 कम पढ़ा था, इसलिए ऑप्शन सी 16 सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त जो साम्राज्य था उसको चंद्रगुप्तों के द्वारा बसाया गया था। तो इसका जो संस्थापक था, जो सबसे पहले आया था उसने इसको बसाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, जो इसका वास्तविक संस्थापक था, इसी ने इस गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35वां। अगला सवाल है 35वां, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भिन्न है उसको चुनना है। तो इसमें से जो 3 हैं वो किसी देश की मुद्राएं हैं, जैसे रुपया भारत देश की मुद्रा है, और जो लीरा है ये भी किसी देश की, कतर एक देश है उसकी है, या कोई और देश हो सकता है। दिनार जो चलती है, जो मुस्लिम कंट्री होती हैं उनमें दिनार चलती है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों किसी देश की मुद्राएं हैं, ठीक है, मुद्राएं हैं। सिक्का अलग है इनमें से, तो आपको भिन्न चुनना था, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्का, ठीक है। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 36वां, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से श्रृंखला दी हुई है, इसमें से एक संख्या गलत है, उसको आपको ज्ञात करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 9 है, इधर 14 है, तो +5 यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इधर 14 के बाद 19 है तो +5 यहाँ पर है, इधर 25 है तो +6, 32 तो +7, 32 के बाद 40 आया है +8। तो यहाँ पर क्रम बना +8 +7 +6 +5 +5, तो 5 ज़्यादा मतलब डबल आ गया है, ठीक है। तो इधर मतलब 5 की जगह इधर कितना होना चाहिए 4, ठीक है। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो 9 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तब ये राइट मतलब श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ कौन सा अंक गलत है, 9 वाला। 9 आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी 9, ठीक है। 9 की जगह क्या होगा 10 हो जाएगा, तो ऐसे +4 +5 6 7 8 सही श्रृंखला बन जाएगी। तो ऑप्शन सी की जगह आप डी कर लो, ये गलती से हो गया है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा 9 आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 37वां, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, जब मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में प्रथम जैन सभा कराई गई थी पाटलिपुत्र में, हमेशा याद रखना। ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल देखते हैं 38वां। अगला सवाल है 38वां, जो कि रक्त संबंध से लिया गया है। पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, ठीक है। पी इधर बना लो आप, इधर क्यू, कौन है ये भाई, ठीक है। आर एस की बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, ठीक है। पी का पुत्र एस का भाई है, तो इधर कोई पी का पुत्र है, पुत्र, ठीक है। कौन है ये एस का भाई है, ये एस है एस का भाई, ठीक है। आर और एस बहनें हैं, इधर आप आर बना लो, ये एस हो गया, ठीक है। ये दोनों कौन हैं, ये आपस में बहनें हैं, बहनें, ठीक है। क्यू का आर से क्या संबंध है, पुत्र यहाँ पर दिया नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप, वो मान लो, ठीक है। अब उसमें क्या पूछ रहा है, क्यू आर से क्या संबंध है, क्यू ये है आर ये है, ठीक है। तो क्यू पी का भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई हुए, ठीक है। और पी का पुत्र है कोई, जो
एस और आर का भाई है, मतलब पी के एक पुत्र हो गया और दो उसके पुत्री हो गई, क्योंकि दोनों बहनें हैं, ठीक है। तो पी के 3 बच्चे हो गए, 2 पुत्री हो गई, एक पुत्र हो गया, तो पी का भाई क्यू है। तो आर, एस और ओ, ये तीनों का क्यू कौन लगेगा? चाचा। सिंपल है, कौन लगेगा? चाचा। चाचा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए क्या होगा? चाचा। सिंपल है, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 39, ब्रैकेट में 50 प्लस 0.5 इंटू 20 भागित 0.7 को हल कीजिए। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? जैसे ब्रैकेट के अंदर 50 है प्लस 0.5 है इंटू 20 भागित 0.7, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर संख्या होती है उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। पॉइंट है जी, ठीक है। तो 20 का 5 में इंटू कर दोगे तो 100 हो जाएगा। एक अंक के बाद, जैसे 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो इधर आप पॉइंट लगा लीजिए, प्लस 50 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगा, भागित हो जाएगा 0.7, ठीक है। अब भागित को अगर इंटू में चेंज करोगे तो 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो 60 बटे आ जाएगा 0.7। पॉइंट को आप हटाओगे तो इधर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, 600 में आप सिंपल 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 56, ठीक है। कितना बचा? 4 जीरो। कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। 35। कितना बचा? 5, ठीक है। 85 आ गया, एक पॉइंट लगा के जीरो लगा लो, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक है। तो 85.71 कितना निकल के आ गया? 85.71 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है 85.71, ऑप्शन सी, ठीक है। सिंपल है, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 40वां। अगला सवाल है 40वां, 4.48 का मान किसके बराबर होगा? तो 4.48, तो जैसे मैं केवल इतना सॉल्व करूं 0.48, तो पॉइंट को हटा दूं, इधर आ जाएगा 100, ठीक है। इसको आप काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4, ठीक है, सही 12/25। जैसे जो भिन्न होती है ना, 4 सही 12/25, इसका यहाँ पर मतलब होता है प्लस। 4 और 12/25 मतलब यहाँ का प्लस होता है। जैसे एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ, तो 1 सही 1/2, तो यहाँ पर अगर आप समझोगे कि इंटू नहीं होता, यहाँ पर प्लस का साइन होता है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसका मतलब है 1 जो हो गया वो आधा जे, 1/2 मतलब 1 का आधा, कितना हो गया? 1.5। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 मतलब 3 के 2 भाग करेंगे तो भी 1.5 आएगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो प्लस का होता है, ठीक है। तो अपना क्या निकल के आया आंसर? 4 सही 12/25। 4 सही 12/25 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी, 4 सही 12/25, ऑप्शन सी आपका सही होगा। सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 41, यदि बी की तुलना में ए 25% अधिक कमाता है, मतलब बी की तुलना में ए कितना कमाता है? 25% अधिक। जैसे अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ए कितने कमाता है? 125, मतलब कितने रुपए ज़्यादा कमाता है? 25 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा कमाता है? 25 रुपये। तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? मतलब जो ए है वो ए है, ए से बी, बी जो है वो कितने प्रतिशत कम कमाता है? मतलब 25 रुपये कम कमाता है। तो 25 बटे में कितना आएगा? 125, क्योंकि प्रतिशत अपन ए से ही तो निकालना है। ए से बी कितने प्रतिशत कम है? परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का इंटू को, 25 चौक 100, 125, 55 25, 5 का 4 में इंटू कर दें, कितना आएगा? 20। कहीं दिख रहा है? 20%, ऑप्शन बी। तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? 20%, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 42। अगला सवाल है 42, 9 सही 1/11 का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। मतलब 9 सही 1/11 है, इसका दशमलव भिन्न में मान आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 11 का 9 में इंटू करके 1 को जोड़ देंगे, 11 9 99, 1 हो जाएगा 100, 100 बटे हो जाएगा 11, ठीक है। अब क्या करेंगे? 100 में 11 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99, कितना बचा? 1, 1 में 11 से भाग जाएगा नहीं, एक पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, तो पॉइंट लगाने से एक जीरो आप यहाँ बढ़ा लोगे। अब जाएगा क्या? नहीं, तो एक जीरो आप यहाँ बढ़ाओगे, एक यहाँ बढ़ाओगे। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार। 11 9 99, ठीक है। तो कितना निकल के आया? 9.09। 9.09 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी 9.09 राइट आंसर होगा, ठीक है। आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 43, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2
परंतु बाद में 5 नहीं है, पहले 2 बाद में 5 नहीं हो, ऐसे 9 आपको ज्ञात करना है। पहले 2 हो तो एक जो 9 हो गया, इसके पहले 2 है लेकिन बाद में भी 5 है तो इसको नहीं लेंगे। अगला 9 है, ठीक है, तो इसके पहले भी 5 है, बाद में भी 5 है, इसको देखते हैं। पहले 2 बाद में 5, इसको भी नहीं लेंगे। इसके पहले 2 है, बाद में 5 नहीं है, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं तो पहले 2 है ही नहीं, इसको भी नहीं लेंगे। इसको देखते हैं तो इसके पहले 2 है, बाद में भी 5 है, इसको भी नहीं लेंगे। पहले 2 है, बाद में 4, इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको पहले 1 है जबकि होना चाहिए क्या 2, तो कितने 9 ऐसे हैं जिनके पहले 2 है, बाद में 5 नहीं है, केवल 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऑप्शन बी 2 राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 44वें नंबर का। अगला सवाल है 44वां। मनीष लड़कों की एक कतार की दोनों छोर से 18वें स्थान पर खड़ा है, उस कतार में कितने लड़के खड़े हैं। मनीष कोई लड़का है, वो एक कतार में खड़ा है, उसका स्थान कौन सा है, 18वां। इधर से भी गिनेंगे तब भी 18वां, इधर से गिनेंगे तब भी 18वां, मतलब इसका ये हुआ, इधर से गिनेंगे 18वें नंबर पे है तो इधर 17 बच्चे होंगे, इधर से गिनने पर भी 18 है तो इधर भी 17 होंगे, तो 17 17 34 प्लस इधर कौन है जी, मनीष, इसको भी आपको गिनना पड़ेगा, तो 34 और एक कितना हो जाएगा, 35। 17 प्लस मनीष मतलब एक, तो कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी 35। बड़ा सिंपल था, कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं 45। अगला सवाल है 45। यह फोटोग्राफ मेरे दादा के पुत्र के पोते के पिता का है, फोटोग्राफ में व्यक्ति है। इस तरह के सवालों में आपको क्या करना है, खुद को विजुलाइज करना है, मतलब खुद को उस स्थान पर रख के देख लिया करो। जैसे यह फोटोग्राफ मेरे दादा, तो आप स्वयं के दादा के बारे में सोच लिया करो, कौन है मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा। मेरे दादा के पुत्र कौन हो गए, मेरे पिता। पिता का पोता मतलब मेरा पोता हो गया, मेरे मतलब पिता का पोता, तो मतलब मेरा पुत्र हो गया का पिता, तो पोते का पिता कौन हुआ, मैं हुआ स्वयं। मतलब आप खुद इसको विजुलाइज करके देखिए, कौन हुआ, मैं स्वयं हुआ, ठीक है। दादा का पिता, पिता का पोता मतलब दादा का पुत्र, दादा का पुत्र तो ये कौन हुआ, मेरा पिता हुआ, और मेरे पिता के जो कौन है, पोते, ठीक है, मतलब मेरा लड़का हो गया। पिता का पोता मतलब मेरा लड़का, तो ये कौन हो गया, वह स्वयं हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी स्वयं, ठीक है, कर सकते हो, आसानी से, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 46। शब्द साइकोलॉजी के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपको इस तरह से एक शब्द दिया है साइकोलॉजी, इसमें जो अक्षर अल्फ़ाबेट दिए हैं इनका उपयोग करके चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, उसको आप बना सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन देखें, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में ई अल्फ़ाबेट दिया हुआ है लेकिन ई इसमें कहीं है नहीं, इसका मतलब आप ग्लूकोज को नहीं बना पाओगे, और सभी आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे लेकिन ई इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अपोलॉजी को देखते हैं, तो अपोलॉजी में आपको क्या दिख रहा है, ए यहाँ पर है अल्फ़ाबेट, जो कि साइकोलॉजी में नहीं है, तो आप इसको भी नहीं बना पाओगे। इसकी बात करें तो इसमें ई है, ऑप्शन सी में, ई साइकोलॉजी में है नहीं, तो इसको भी आप नहीं बना पाओगे। स्कूल देख लेते हैं, एस जहाँ पर है, एस जहाँ पर भी है, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, एच भी दिया हुआ है, डबल जीरो 2 बार है, मतलब ओ 2 बार हैं, तो ओ यहाँ पर है, एल यहाँ पर, एल यहाँ पर। स्कूल एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसको आप साइकोलॉजी के अक्षरों का यूज करके बना सकते हो। ऑप्शन सी सही होगा, आप इसको राइट कर लें, सिंपल था। अगला सवाल देखते हैं 47। अगला सवाल है 47। यदि b बराबर 6, o बराबर 8 तथा y बराबर 12 है तो बॉय शब्द के अक्षरों के मान का योग क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट भी करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये सवाल ग्रुप डी जो रेलवे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कई सवाल इसमें से आ सकते हैं, आप इनको पूरा देखना, वीडियो प्रत्येक सवाल को बड़ी बारीकी से समझिए और बढ़िया इनकी प्रैक्टिस करिए, बार बार इनमें से सवाल आएंगे जरूर, ठीक है। तो 47 जो सवाल है, जैसे b बराबर 6 दिया हुआ है, तो जैसे b का नंबर होता है 2, लेकिन यहाँ पर 6 दिया है, मतलब अल्फ़ाबेट के लिए इन्होंने यहाँ पर मैथ के अंक लिए हैं। तो b के लिए क्या अंक प्रयोग किया है, b के लिए इनने 6 को प्रयोग किया है, o के लिए इनने प्रयोग किया है 8 को, y के लिए इनने प्रयोग किया है 12 को, ठीक है, BOY। तो b के लिए क्या किया है 6, o के लिए 8, y के लिए 12। क्या पूछ रहा है आपसे, अक्षरों के मान का योग, मान जी निकल के आ गया, योग का मतलब होता है प्लस, प्लस कर दो, तो 12 8 कितने होते हैं 20, 20 में 6 जोड़ दोगे तो 26। 26 आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी 26, मतलब ऑप्शन डी है, आप इसको मिसप्रिंट हो गया है, डी की जगह सी प्रिंट हो गया है, इसको आप कर सकते हो डी ऑप्शन सही होगा 26, ठीक है, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं 48।
अगला सवाल है 48, गो दूध में पीलेपन का कारण होता है। मतलब जो गाय का दूध होता है, काऊ मिल्क होता है, उसमें पीलेपन का क्या कारण होता है, क्यों होता है वो पीला। तो पीलेपन का कारण होता है कैरोटीन। कैरोटीन नामक एक पदार्थ होता है, उससे ही ये पीलापन इसमें होता है। कैरोटीन गाजर में भी पाया जाता है। गाजर आपने कभी ना कभी खाई होगी, उसमें अंदर जो पीला पार्ट होता है, कौन होता है, पीला पार्ट। तो पीला पार्ट होता है वो किसका बना होता है, कैरोटीन का। तो गाय के दूध में भी कैरोटीन नामक प्रोटीन होती है, उसी से वो दूध पीला होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी। इसको आप सी डी कर लो। ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं 49। अगला सवाल है 49, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो माँ बाप के गुण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी उनके बच्चों में लाने ले जाने का काम डीएनए करता है। मतलब ले जाता है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो डीएनए संरचना का जो मॉडल है, सबसे पहले इसके बारे में जो हमें बताया था वाटसन क्रिक में बताया था। आपने 12th में पढ़ा होगा वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इधर भी आप डी कर लो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला लास्ट सवाल देखते हैं 50, मछली निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सांस लेती है। तो हम सबको पता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गिल्स। मछली में गिल्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से मछली पानी के अंदर सांस लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा गिल्स। बड़ा सिंपल सवाल था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट कर देना। इसी तरह के सवालों की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।